नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के कंप्यूटर विषय के एमएस एक्सेल के बारे में, जिनसे संबंधित 10 या जो 12 क्वेश्चन का जो पूरा पैटर्न के अंदर दिया गया 10 से लगभग क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक टेबल दिख रही है, पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे। सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक प्रकार की स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट का एक प्रोग्राम है जिसको क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल कहा जाता है। ज़्यादातर ये काम कहाँ आता है? ऑफिस, जो भी ऑफिस से संबंधित या गणितीय जो भी कार्य होते हैं, या जैसे बिल बनाना हो, विद्यालय के अंदर रिजल्ट बनाना हो, उन क्षेत्रों के अंदर काम में आता है। और 100% हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। पहली लाइन है ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे का एक भाग है तथा एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। मैंने पहले ही कहा था स्प्रेडशीट का एक क्या है? एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण में, गणितीय गणनाओं और कैलकुलेशन में, बजट बनाने में, अकाउंटिंग वर्कशीट निर्माण में, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसको क्या कहा जाता है। जो एक लाइन दिख रही है सबसे ऊपर, यहां से लेकर, कहां से लेकर, ये भी एक लाइन है। क्या है? ये एक प्रकार की लाइन है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। इसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। जस्ट इसके जस्ट पास में होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्विक एक्सिस बार। क्या कहा जाता है? क्विक एक्सिस बार कहा जाता है। क्विक एक्सिस बार कहा जाता है। और इसके जस्ट पास में लगा हुआ इसको क्या कहा जाता है? रिबन बटन। क्या कहा जाता है? रिबन बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिबन बटन कह सकते हैं या रिबन टैब कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। जस्ट इसके पास में लगा हुआ ये क्या कहलाता है? टूल बार। क्या कहलाती है? टूल बार। जो ये आरडी यानी ये सोती हुई जो रेखाएं दिख रही है इस टेबल के अंदर, क्या ये सोती हुई जो रेखाएं दिख रही है, ये देखिए, ये क्या कहलाते हैं? रो कहलाती है। क्या कहलाती है? रो कहलाती है। और जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। तो रो के अंदर ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। और जो खड़ी दिख रही है ये क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। किसको कहा जाता है? नंबर। यहां जो ये 100 कर रहे हैं सारे, यहां क्या दिखाई देता है आपको? जो एक्सेल के अंदर आप नीचे फॉर्मूला टैब करोगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला नीचे अपने काम लेने के लिए लगाया है, वो यहां प्रदर्शित होगा। इस पूरी को क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट कब कहलाएगी? ये जब इसमें कुछ भी कार्य होगा, यानी कार्य चालू होगा, तो क्या कहलाएगी? वर्कशीट कहलाएगी। लेकिन यदि इसमें कार्य नहीं हो और अगर खाली होगी तो ये क्या कहलाएगी? स्प्रेडशीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्प्रेडशीट कहलाएगी। एमएस एक्सेल के अंदर खाली सीट को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। यदि उसमें काम हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्कशीट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्कशीट कहा जाएगा। फिर बात आती है, एक शब्द बनता है कि जब रो या कॉलम आपस में क्या होता है कि जब मिलती है, यदि प्रतिच्छेदन होता है। ये क्या है? ये सेल है। क्या है? ये एक प्रकार की सेल है। वर्क सेल, इसको क्या बोलेंगे? वर्क सेल। जैसे इस पर डब्बा खुलेगा, मतलब जैसे इस पर डब्बा खुलेगा, इसको क्या कहेंगे? वर्क सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्क सेल कहेंगे अपन। लेकिन यदि से और रो
कॉलम आपस में यदि मिलान होता है यानी प्रतिच्छेदन होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन सेल कहेंगे, या दूसरा नाम आता है संगम सेल। क्या आता है, संगम सेल आता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाइकल था। क्या था, वाइकल था। और एमएस एक्सेल संख्या की गणना करने एवं चार्ट बनाने के साथ ही डाटा का विश्लेषण करने, डाटा एवं सूचना को व्यवस्थित करने के लिए, यानी एक्सेल का काम आमतौर पर किस पे लिया जाता है, गणितीय कार्य यानी ऑफिस के। जैसे हम बड़ी बड़ी विद्यालयों में देखते हैं जिन बच्चों का रिजल्ट बनाया जाता है तो वो किस में बनाया जाता है, एक्सेल के अंदर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला यदि गणितीय सांख्यिकी में यदि प्रोग्राम की बात करेंगे तो कौन है, एमएस एक्सेल है। और एमएस एक्सेल के प्रयोग से अकाउंट रिलेटेड कार्य तथा बड़ी गणनाएं भी आसानी से की जाती है। उसका कारण यह है कि बड़ी गणना करने, ये फॉर्मूले पर आधारित पूरा प्रोग्राम है। किस पर आधारित है, फॉर्मूले पर पूरा प्रोग्राम आधारित है, तो इसलिए इस पर बड़ी गणनाएं हैं वो आसानी से की जा सकती है, एक साथ की जाती है। इसलिए ज्यादातर ऑफिस और विद्यालयों में इसको काम में लिया जाता है। एक्सेल के समान और भी अनेक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे लुटेस 1 2 3, लाइब्रेरी ऑफिस, गूगल शीट, i1 वर्क नंबर्स और वाइकल आदि है। एक्सेल फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन क्या कहलाता है, यदि आप सेव करते हो तो एक्सेल के अंदर एक्सटेंशन क्या होता है, XLS, यह होता है XISIT। दो नाम से आप फाइल को एक्सटेंशन नाम से एमएस एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक्सेल का फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन, एमएस एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, टेम्पलेट फाइल का यानी टेम्परेरी जो फाइलें होती है उसका क्या होता है, XLTX होता है। एक्सेल का रन कमांड यानी चलती हुई, एक्सेल का रन कमांड यानी कोई भी फाइल चल रही है, यानी चलती हुई फाइल के अंदर यदि आप कोई सेव कर कमांड दे रहे हैं यानी फाइल पूर्ण होने से पहले, तो excel.x होता है। एक्सेल की प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, यानी एक्सेल की प्रत्येक यदि फाइल बनती है उसको पूर्ण फाइल को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट सीट का नाम सीट 1 होता है। डिफॉल्ट का मतलब खाली सीट, यदि कोई एमएस एक्सेल के अंदर काम नहीं है और यदि आप उसको कुछ नाम नहीं दे रहे हो तो सीट ऑटोमेटिक एक्सेल क्या करेगा, उसको सीट 1 के नाम से सेव कर देगा। एमएस एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट का नाम कम से कम 1 कैरेक्टर लंबा और अधिक से अधिक क्या होगा, 31 वर्णों का होगा। कितना होगा, 31 वर्णों का होगा और 1 कैरेक्टर का होगा। सेलों, जो सेल होती है उनके समूह को वर्कशीट कहा जाता है, यानी सेलों के समूह को, मतलब रो और दोनों के कॉलम को, दोनों को क्या कहा जाएगा, पूरी उसको टेबल को क्या कहा जाएगा, सेलों का समूह कहा जाता है। अर्थात वर्कशीट सेल का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सेल है। एक ही वर्कबुक में समान नाम की वर्कशीट नहीं होती, यानी एक ही बुक में आप एक फाइल को सेम नाम से एक्सेल के अंदर सेव नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ आपको नाम अलग से करना होगा। रो एवं कॉलम के प्रतिच्छेदन की बिंदु को सेल कहा जाता है। जब रो और कॉलम दोनों आपस में यानी मिलते हैं यानी प्रतिच्छेदन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है या संगम कहा जाता है। एक्सेल में एक वर्कबुक अनेक सीट या वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, अर्थात एक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जिसमें एक या एक से अधिक क्या होती है, वर्कशीट होती है। एक्सेल में एक वर्कबुक अनेक सीट या वर्कशीट से मिलकर बनती है। जो वर्कबुक बनती है यानी जो कार्य करते हैं जिसको वर्कशीट कहा जाता है वो क्या है, अनेक सीटों से या एक से अधिक से मिलकर बनती है, अर्थात एक एक्सेल फाइल एक वर्कशीट होती है। क्या होती है, वर्कशीट होती है। प्रश्न बन सकता है एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है, तो एक्सेल फाइल को वर्कशीट कहा जाता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है। एमएस एक्सेल 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 ये सारे एमएस एक्सेल के क्या हैं, वर्जन है। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है जिनका नाम सीट 1 और सीट 2 और सीट
3 होता है। MS एक्सेल 2016-2019 में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। जो वर्तमान में MS एक्सेल चल रहा है उसके अंदर सीधी सीधी जो डिफॉल्ट यानी खाली सीट वर्कशीट की संख्या कितनी है? एक है। इससे पहले क्या था, 2018 तक जितने भी MS एक्सेल आए थे उनकी वर्कशीटों की संख्या 3 थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है? वर्तमान स्थिति के अंदर एक है। एक वर्कबुक में आवश्यकता अनुसार वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। यदि एक वर्कबुक होगी तो उसकी यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसका नाम बदला जा सकता है तथा वर्कशीट की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है, यानी आप उसके अंदर संशोधन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, वर्कशीट की संख्या कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। एक वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी होगी? 255 होगी। यदि एक वर्कबुक है, क्या है, यदि एक वर्कशीट है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वर्क के अंदर काम कर रहे हो, यदि एक वर्कशीट के अंदर आप काम कर रहे हो उसके अंदर अधिकतम जो वर्कशीट की संख्या है वो कितनी होगी? 255 होगी। वर्कशीट की संख्या का मतलब रो और कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी? 255, यानी एक साथ आप एक वर्कशीट है वो 255 दोनों से मिलाकर बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी वर्कबुक में रिफ्रेंसिंग डेटा के लिए जब एक से अधिक वर्कशीट पर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेंसिंग मल्टीपल सीट कहा जाता है। पर्सन बन सकता है जब एक से अधिक एक साथ वर्कबुक में डेटा के रूप में यदि डेटा को एकत्रित किया जाता है, यदि वर्कशीट पर काम किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है या कौन सी सीट कहा जाता है? तो रिफ्रेंसिंग मल्टीपल सीट कहा जाता है। रो एवं कॉलम, इस दोनों के अंदर रो और कॉलम में किस प्रकार का अंतर है उसके बारे में जानेंगे। एक वर्कशीट में सभी सूचनाएं पंक्ति को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। स्तंभ का मतलब खड़ा और रो, पंक्ति का मतलब जो आडी लाइनें हुई है पूरी, ये सारी आडी लाइनें ये क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। और जो खड़ी लाइनें हैं क्या है? जो खड़ी लाइनें हैं ये लाइनें सारी क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। ये सारी कॉलम कहलाएगी। जब इन दोनों का आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेदन होता है तो इसको क्या कहा जाता है? या तो प्रतिच्छेदन सेल कहा जाता है या संगम सेल कहा जाता है, यानी रो और स्तंभ के रूप में प्रदर्शित होगी। क्या होगी? पूछा जा सकता है MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट किस में प्रदर्शित होती है? तो रो और कॉलम में होगी। वर्कशीट में पंक्तियां रोज टॉप से बॉटम की ओर यानी ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल के रूप में क्या होती है? प्रयोग होती है, यानी तिरछी और खड़ी दोनों के अंदर पंक्तियां, जो रो है टॉप से बॉटम की ओर, ये क्या है? ये सारी रो है। एक वर्कशीट में कुल पंक्तियों को रो की संख्या कितनी होती है? 10, 48, 576 होती है। कभी कभी आपको क्या लिखा मिलता है? 10.48 लिखा आ जाता है, तो सही उत्तर होगा। संख्या पूरी लगभग कम देखने को मिलती है, इतनी मिलती है। वर्कशीट में पहली रो का नंबर 1 होता है और अंतिम रो का नंबर क्या होता है? 776। पर्सन ये बन सकता है, पर्सन बनाने वाला आपको सीधा ये बोल देगा कि MS एक्सेल के अंदर रो होती है उसका नंबर 1 होता है, पहली रो का, ध्यान में रखना। तो अंतिम रो का नंबर बताए तो 576 होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 76 भी दे सकता है केवल और केवल। अर्थात पंक्तियां 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 57 के रूप में होती है। पूछ सकता है कि रो और कॉलम के जो नीचे 4 विकल्प हैं उनमें से सही बताइए, तो सही के अंदर वो 1, 2, 3 लिख के ये भी लिख सकता है 10, 48, 576, या 1, 2 और 3 ऑप्शन में 10, 4, 48, 577 भी लिख सकता है। तो आपको याद में रखना है कि अंतिम आंकड़ा क्या है? 576 है। सीधे सीधे में 10, 48, 577 क्या है? एक्सेल की अंतिम जो है रो की क्या है? संख्या है। एक्सेल वर्कशीट में रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल 9। कंट्रोल +9 से क्या होता है? एक्सेल के अंदर क्या किया जाता है? एक्सेल में जो रो होती है क्या होती है? रो होती है, उनको क्या किया जाता है? हाइड किया जाता है। लेकिन इस हाइड की हुई वापस लाने के लिए यदि हाइड की हुई
रो को वापस लाने के लिए आप क्या करोगे, इस कंट्रोल+9 के साथ क्या दबाओगे, आप शिफ्ट दबाओगे। शिफ्ट किससे पहले दबाना है, 9 से पहले दबाना है। किससे पहले दबाना है, 9 से पहले दबाना है। तो शिफ्ट को दबाना है 9 से पहले, यानी हाइड की हुई वापस को। एक्सेल के अंदर पूछा जा सकता है, यदि रो को हाइड करते हैं, हाइड की हुई एक्सेल की रो को वापस लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+शिफ्ट+9 का प्रयोग होता है। वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट रो की लंबाई कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट की यानी खाली रो की, वर्कशीट के अंदर जो रो होती है उसकी। वर्कशीट एक प्रकार से पूरी टेबल होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, वर्कशीट कहते हैं। जब कोई भी काम होता है उसके अंदर तो वो वर्कशीट कहलाएगी, यदि वो खाली होगी तो स्प्रेड शीट कहलाएगी। यानी वर्क होने से पहले क्या है, पर्सन बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर वर्क होने से पहले जो सीट होती है वो क्या कहलाएगी, तो वो स्प्रेड शीट कहलाएगी। और वर्कशीट तब कहलाएगी जब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, काम होगा या गतिविधि अंदर होगी। और डिफॉल्ट यानी खाली की लंबाई कितनी है, 12.75 फीट। पीटी का मतलब फिट है। वर्कशीट में स्तंभ लेफ्ट से राइट खड़े होते हैं। क्या होते हैं, स्तंभ मतलब कॉलम होते हैं, वो क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट खड़े होते हैं। मैंने पहले ही कहा था, जो खड़े दिख रहे हैं वो क्या है, कॉलम है, और जो आड़े दिख रहे हैं वो क्या है, रो है। एक वर्कशीट में कुल स्तंभों की संख्या 16384 होती है। और वर्कशीट में पहले कॉलम का नाम ए एवं अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है, अर्थात स्तंभ ABCD, X के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल में वर्कशीट कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल। आपको दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, रो के अंदर क्या है, कंट्रोल 9 हाइड करने की। अब पूछ रहा है ये कि कॉलम को किस प्रकार से आप हाइड करोगे, तो कंट्रोल 0 के साथ क्या होगा, हाइड हो जाएगा। फिर उसको वापस लाना है तो सेम प्रक्रिया है, कंट्रोल-शिफ्ट के साथ 0 दबा देना, आप रो हाइड किया हुआ जो कॉलम है वो वापस आएगा। एक वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी है, 8.43 फीट। अब प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट होती है कॉलम या रो में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है या चौड़ाई किसकी है, तो किसको पूछेंगे, लंबाई। यदि चौड़ाई किसकी है तो ये रो की होती है और कॉलम की उससे कम होती है। सेल एवं सेल एड्रेस के अंदर किस प्रकार से सेल क्या और सेल एड्रेस क्या है। रो एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन यानी इंटरेक्शन जो बिंदु होता है वो सेल कहा जाता है। किसको, प्रतिच्छेदन को। इंटरेक्शन बिंदु को, प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अर्थात रो व कॉलम का संगम क्या कहलाता है, मैंने पहले ही कहा था, संगम क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है। पर्सन बन सकता है, सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है। यानी एक्सेल या पूछ सकता है कि वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है एमएस एक्सेल के अंदर, तो वो सेल होगी जहां डाटा एंटर किया जाता है। डाटा किया जाता है, एंटर किया जाता है। जैसे ही आप देखोगे ये खड़ा होता है, क्या होता है, ये कॉलम बनता है और उसके ऊपर एक है ऐसे, जैसे ही आप डाटा एंटर करोगे उससे पूरा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और मैंने पहले भी टेबल में बताया था, सेल कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई है वर्कशीट की, वो सेल है जहां डाटा एंटर किया जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि वर्कशीट के अंदर डाटा एंटर कहां किया जाता है, तो सेल के अंदर क्या आएगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रो और कॉलम, वो दोनों गलत होंगे। यदि सेल का ऑप्शन नहीं हो उस स्थिति में क्या होगा, यदि सेल का ऑप्शन आपके साथ नहीं है और वो दे दे रो एंड कॉलम दोनों दे दे तो वो सही होगा। यदि सेल का ऑप्शन होगा तो सेल ही होगा, डाटा एंटर सेल के अंदर किया जाता है। सेल को एक्सेल का जो प्रोग्राम का मूल तत्व है यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट की सारी गणना सेल में की जाती है। फिर प्रश्न बन सकता है कि एक्सेल की सारी स्प्रेडशीट की गणना किस में की जाती है, तो वो सेल में की जाती है। स्प्रेडशीट की यानी सारी गणना, स्प्रेडशीट का मतलब खाली है, उसके बाद वर्क बनने के बाद सारी गणना किस में की जाती है, सेल के अंदर की जाती है। वर्कशीट में सेल वह स्थान है जहां संख्याओं, सूत्रों या अक्षरों को लिखा जाता है। सूत्रों का मतलब होता है फॉर्मूला। मैंने पहले बताया था कि फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूलों से संबंधित काम किया जाता है, तो अक्षरों को लिखा जाता है किसके अंदर, वर्कशीट में। जो सेल होती है, रो और कॉलम में सेल बनती है, वो सेल के अंदर क्या किया जाता है, संबंधित काम किया जाता है। एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम जो संख्या है 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित हो सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है एक्सेल में सेल की संख्या कितनी, अधिकतम संख्या कितनी है, या ऐसे भी दे सकता है 1 2 3 ... 23 76। दूसरा ऑप्शन बन सकता है सेम इसके अंदर
वो यहाँ से 27 कर सकता है, 65 कर सकता है, 64 कर सकता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है 32,767 यानी 32,767 की क्या होगी कैरेक्टर प्रदर्शित होगा। एक हेडर एवं फुटर अधिकतम क्या होंगे 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। वर्कशीट मैंने पहले भी कहा था, मतलब हेडर और फुटर दोनों के अंदर क्या होगा 255। इन रो और कॉलम दोनों की संख्या कितनी हो सकती है एक वर्कशीट के अंदर, यानी एक वर्कशीट के अंदर बनाकर आप कितने 255 काम कर सकते हो। वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान सेल एड्रेस से होती है। प्रश्न यहां से बन सकता है कि वर्कशीट की पहचान किसके द्वारा होती है, तो सेल के एड्रेस से होती है। एड्रेस का मतलब उसका जो नाम होता है उसके द्वारा होती है, जो आप फाइल का नाम दोगे उसके द्वारा पहचान होगी। प्रत्येक सेल का एड्रेस अलग अलग होता है, बिल्कुल एक समान किसी भी सेल का एड्रेस नहीं बनता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम तथा उसके पश्चात रो नंबर होता है। सेल का निर्माण, जैसे सेल का निर्माण रो संख्या 7 तथा कॉलम नाम 20 से मिलकर होता है, तो उसे सेल को सेल एड्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी रो आएगी। रो क्या आएगी, रो इस प्रकार से रो होती है, तो इस प्रकार से रो का नाम आएगा बी, यानी ए या बी सी डी कुछ भी आ सकता है, यानी बी। और बाद में क्या आएगा, पूछा जा सकता है कि एड्रेस लिखते हो तो उसके पहले संख्या किसकी आती है, रो की आती है कॉलम की आती है, तो पहले किसकी आती है रो की आती है, तो एड्रेस क्या बनेगा B7 बनेगा। सेल एड्रेस में पहले कॉलम नाम तथा उसके बाद रो नंबर दर्शाया जाता है, जैसे C210 AB। मैंने पहले बताया सेल एड्रेस से सेल की लोकेशन का पता चलता है। सेल एड्रेस से क्या पता है कि वो फाइल कहां पड़ी है एक्सेल के अंदर, उससे क्या पता चलता है लोकेशन पता चलती है। फिर सेलों का आप किस प्रकार से चयन करेंगे, जो सेल बनती है उसका किस प्रकार से चयन कर दें। यदि यूजर एक से अधिक सेल पर कार्य करना चाहता है तो उसे सेल का चयन करना होगा, यानी एक से अधिक सेल का करना है तो उसे सेल का चयन करना होगा। कंटिन्यू रूप से एक से अधिक सेल का चयन करने के लिए सबसे पहले जो प्रथम सेल होती है, क्या होती है प्रथम सेल होती है, उस पर क्लिक करेगा और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट सेल पर क्लिक करेगा। यदि यूजर ऐसी सेल चुनना चाहता है जो लगातार यानी लगातार क्रमागत नहीं है, तो कंट्रोल दबाकर रखते हुए सभी सेल की रेंज को सेलेक्ट कर सकता है। वर्कशीट का चयन किस प्रकार से, जो काम होती है सिलेक्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए एक्सेल विंडो पर दिखाई दे रही सीट टैब, यानी सीट टैब सबसे ऊपर आपको दिखती है, सीट टैब पर क्लिक करना होगा। यदि यूजर एक से अधिक वर्कशीट लगातार सेलेक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना होगा, वर्कशीट के टैब पर क्लिक करके उसे क्या करना होगा, शिफ्ट की को दबाते हुए लास्ट सीट पर क्लिक करना है। यदि ऐसी स्थिति में वर्कशीट सेलेक्ट करनी हो तो कंटिन्यू नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल बटन दबाते हुए उन स्थिति में सभी वर्कशीटों को क्लिक करना होगा। यदि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है, सबसे पहले क्या करना होगा, वर्कशीट सेलेक्ट करनी होगी, कंटिन्यू दबाना होगा, उसके बाद कंट्रोल बटन है वो दबाना होगा। सेल रेंज क्या है, एक समय में कई सेल का चयन करने हेतु सेल में रेंज प्रयुक्त होती है। क्या होती है, रेंज प्रयुक्त होती है। वर्कशीट में चुनी हुई सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज कहलाता है। ये सारा जो है ना आयताकार, ये क्या कहलाता है, जैसे ये टेबल बनी होती है, ये क्या है, ये कॉलम है, और ऐसे क्या है, ये रो की पंक्तियां हैं, तो ये सारी क्या कहलाएगी, ये सेल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ये अंदर वाला भाग सेल कहलाएगा। और सेल का आयताकार समूह क्या कहलाता है, सेल की रेंज कहलाता है। रेंज का मतलब कि कॉलम और रो की संख्या पर कौन सी जगह सेल काम कर रही है। प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि एक वर्कशीट में चुनी हुई सेलों का आयताकार समूह क्या कहलाता है, तो रेंज कहलाता है। एमएस एक्सेल के अंदर सेल रेंज में प्रत्येक सेल का सेल एड्रेस लिखने के बजाय पहले एवं अंतिम सेल के सेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, जो कोलन डॉट डॉट द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के अंदर सेल B1 सेल B2 3 लिखा जाता है। वर्कशीट में जिस सेल में कार्य करते हैं या जिस सेल पर क्लिक करते हैं तो उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। ऊपर जो नेम बॉक्स आता है, क्या आता है, एक नेम बॉक्स आता है, उसके अंदर क्या होता है,
जो आपकी सेल एक्टिव होती है, यानी जिस सेल में आप काम कर रहे हो, सेल क्या होती है, रो और कॉलम को मिलाकर जो एक डब्बा बनता है फाइल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जिस सेल में आप, यानी सेल आपको बता दूं कि B7 की सेल में यदि आप काम कर रहे हो तो ऊपर दिखाएगा कि आप B सेल में काम कर रहे हो। जिस सेल पर एक्टिव सेल कहलाती है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। एक्टिव सेल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित होते हैं, यानी मैंने कहा ना पहले चारों ओर बॉर्डर होंगे इसके अंदर, यानी ये पूरी तरीके से इसके अंदर जो भाग बना है वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। प्रदर्शित होता है, बॉर्डर प्रदर्शित होता है। सेल में लिखे जाने वाला टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, जबकि नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। सेल रेफरेंस, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। मैंने पहले ही कहा एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसकी सेल का एड्रेस भी अलग अलग होगा, जिसके माध्यम से सेल की पहचान की जाती है तथा सेल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, अर्थात सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कहा जाता है। पर्सन बन सकता है कि MS एक्सेल के अंदर सेल जो है उसकी रेफरेंस किसको कहा जाता है, तो सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कहा जाता है, या सेल एड्रेस को किस अन्य नाम से जाना जा सकता है। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की रेफरेंस होती है, 3 प्रकार की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। एक्सेल वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस होता है। इसमें सेल का एड्रेस बदला जाता है, यानी उदाहरण सम A1 प्लस B1 बॉक्स बंद, ये एक रिलेटिव रेफरेंस है। फिर आती है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस प्रकार के सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस को डॉलर द्वारा, चिन्ह के द्वारा कॉलम नाम व रो के नंबर को स्थिर किया जाता है, जिससे सेल एड्रेस में कोई बदलाव नहीं होता है, सेल एड्रेस स्थिर रहता है। पर्सन बन सकता है कि किसमें MS एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस है वो स्थिर रहता है, तो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस को क्लिक करना है। फिर आती है मिक्स्ड रेफरेंस। इस प्रकार के सेल में रेफरेंस रिलेटिव से एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे सम $A1 B1, ये एक मिक्स्ड रेफरेंस हुई। नोट के अंदर लिखा हुआ सेल रेफरेंस को बदलने हेतु आपको किसका प्रयोग करना होगा, पर्सन बहुत यहीं से बन सकता है 100% की सेल जो रेफरेंस होती है उसको बदलने के लिए MS एक्सेल के अंदर कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, तो F4 की का प्रयोग किया जाता है। और जो F1 से लेकर F12 तक होती है उसको कीबोर्ड के अंदर क्या है, फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। एड्रेस बार एवं फॉर्मूला बार क्या है, कहां प्रदर्शित होती है, कहां नहीं होती है, आपको सारी चीज फॉर्मूला बार और एड्रेस बार के अंदर क्या क्या अंतर है। एक एड्रेस बार को बाईं ओर एवं रिबन के नीचे स्थित आयताकार बॉक्स है। क्या है, आयताकार बॉक्स है जहां किसी फंक्शन या फॉर्मूले को टाइप किया जा सकता है। सेल में जो भी सूचनाएं लिखी जाती है वो सभी सूचनाएं फॉर्मूला बार में क्या होती है, प्रदर्शित होती है। नीचे आप जैसे ही वर्कशीट के अंदर काम करोगे जो फॉर्मूला लग रहा है वो ऊपर किस में बताएगा, फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला बताएगा आपको। एड्रेस बार नेम बॉक्स किस में होती है, नेम बॉक्स के अंदर। ये फॉर्मूला बार के दाईं ओर स्थित होती है, किसको ओर, दाईं ओर स्थित होती है। आयताकार बॉक्स होता है जिसमें एक्टिव सेल के एड्रेस को प्रदर्शित किया जाता है। मैंने पहले ही कहा एड्रेस बार के अंदर क्या किया जाता है, एक्टिव सेल के अंदर जो नेम बॉक्स होती है उसके अंदर एक्टिव सेल को प्रदर्शित किया जाता है। एक्टिव सेल वह सेल होती है जिसमें यूजर वर्तमान में कार्य कर रहा है। यदि एक से अधिक सेल को सेलेक्ट किया जाता है तो ये प्रथम सेल का सेल एड्रेस दर्शाता है। यानी आप एक से अधिक भी सेल यदि सेलेक्ट करोगे तो ऊपर फॉर्मूला बार होगी, उसके अंदर क्या दर्शाया जाएगा, एक्टिव सेल का ही एड्रेस दर्शाया जाएगा। फॉर्मूला बार ये रिबन के बार के नीचे एवं कॉलम की हेडिंग के ऊपर प्रदर्शित होती है। फॉर्मूला बार के शुरुआत में एपेक्स लिखा होता है। एक्सेल में फॉर्मूला बार व फंक्शन की सहायता से डाटा की क्या की जाती है, गणना की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्टकट में बोलते हैं MS एक्सेल। ऑपरेटर फॉर्मूला ऑपरेटर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला जो ऑपरेट के माध्यम से डाटा के मध्य ऑपरेशन किया जाता है। फॉर्मूला ऑपरेटर निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक के अंदर क्या किया जाता है,
और लॉजिकल ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेट, रेफरेंस ऑपरेट, ये एक प्रकार से 3 उदाहरण है इसके। अंकगणितीय ऑपरेटर, इसके माध्यम से वर्कशीट में अंकगणितीय ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। प्रश्न यहां से बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर जोड़, बाकी, गुणा किसमें ऑपरेट किए जाते हैं, तो आपको अंकगणित ऑपरेटर फंक्शन के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। तार्किक ऑपरेटर, 2 या 2 से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने का कार्य लॉजिक ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक यदि एमएस एक्सेल में कार्य की यदि तुलना करनी हो तो कौन से ऑपरेटर के अंदर किया जाता है, तो लॉजिक ऑपरेटर के अंदर किया जाता है। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर आदि। पार्टी ऑपरेटर क्या है, टेक्स्ट ऑपरेटर। एक्सेल में केवल एक हिटेड टेक्स्ट ऑपरेटर होता है जो कि 2 टेक्स्ट अर्थात स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न बन सकता है स्ट्रिंग को कौन जोड़ने का कार्य करता है, तो आपको पार्टी ऑपरेटर पर जाना है। संदर्भ ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग सेल का रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला रेफरेंस ऑपरेटर कॉलन है। क्या है, कॉलन है। सबसे ज्यादा यदि कोई ऑपरेटर रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है तो कॉलन है। फिर आता है कि किस प्रकार से क्लिपबोर्ड जो है होम टैब, एक आपके सामने टेबल दिख रही है, किस प्रकार की है, क्लिप ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कट एवं कॉपी के किए गए डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से जो क्लिपबोर्ड है उसमें सेव किया जाता है। क्लिपबोर्ड में निम्न ऑप्शन टूल्स होते हैं। एक पूरी प्रकार की बोर्ड बनी हुई है, उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनका कहां काम लिया जाता है। यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कट एवं कॉपी किए गए डॉक्यूमेंटों का ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि कट और कॉपी किए हुए एमएस एक्सेल में अस्थायी रूप से कहां सेव किए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन देना है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर सेव किया जाता है। पहला है कट। कट किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल एक्स के साथ, कंट्रोल प्लस एक्स के साथ सेलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को, यानी डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी हो उनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कॉपी, सेलेक्ट किए हुए, कॉपी किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से सेलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है। पेस्ट, यानी कॉपी भी एक जगह से पहले क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यदि उसी को सेम को दूसरी जगह पेस्ट करना है तो किसके द्वारा करेंगे, कंट्रोल वी द्वारा जो है पेस्ट करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। यानी कॉपी किए हुए डाटा को दूसरी जगह ले जाना, सेम डाटा को प्रदर्शित करना कॉपी पेस्ट कहलाता है। फिर है फॉर्मर प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी या अन्य किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के द्वारा किया जाता है। फॉन्ट क्या है, किस प्रकार से पहले फॉन्ट और फॉन्ट, इसमें फॉन्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संबंधित कार्य किए जाते हैं जिसमें ऑप्शन टूल्स होते हैं। फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ के द्वारा क्या है, फॉन्ट को टाइप फेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइप बी फेस कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि फॉन्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टाइप फेस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग एक्सेल में अलग अलग डिजाइन, फॉन्ट का काम डिजाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। ये फॉन्ट कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होता है। क्या होता है, पहले से इंस्टॉल होता है। आवश्यकता अनुसार कुछ नए फॉन्ट भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। फॉन्ट के उदाहरण कैम्बेरिया, क्लिबरी, एरेलिया ब्लैक, एरेलिया नारो, टाइम्स न्यू रोमन आदि। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पूर्व निर्धारित फॉन्ट क्लिबेरी होता है। फॉन्ट साइज, किस प्रकार से फॉन्ट, कौन सी शॉर्टकट की द्वारा फॉन्ट की साइज बदली जाती है, तो वो बदली जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसके माध्यम से फॉन्ट टेक्स्ट की साइज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। एमएस एक्सेल में पूर्व निर्धारित बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की पर्सन यहां से 100% बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर पूर्व निर्धारित यानी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की जो फॉन्ट की साइज है वो कितनी है, 11 फीट है। कितनी है, पीटी का मतलब 11 फीट होती है। नोट, फॉन्ट साइज न्यूनतम 1 फीट व अधिकतम 409
फिट होती है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम साइज 8 तथा अधिकतम 72 होती है। जो इंक्रीज फॉन्ट साइज होती है द्वारा फॉन्ट साइज को बढ़ाया भी जा सकता है। डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसके द्वारा फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर किसके द्वारा फॉन्ट साइज को घटाया जाता है, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज द्वारा जो है उसको घटाया जा सकता है। बोल्ड का मतलब होता है बड़ा करना, बोल्ड करने अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट को गहरा किया जाता है। जैसे कंप्यूटर इटैलिक करने अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट को क्या कहता है, कोती रेखा किया जाता है। जैसे अंडरलाइन का मतलब एक प्रकार से किसी भी शब्द के नीचे अपन जैसे पहले से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिडल, इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हुई, अंडरलाइन हुई। तो अंडरलाइन करने अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट को नीचे रेखा प्रदर्शित की जाती है, उसको अंडरलाइन कहा जाता है। बॉर्डर, सेलेक्ट सेल पर बॉर्डर लगाना, यानी कोई भी सेलेक्ट सेल है, ये मान लो सेल बनी हुई है यहाँ, इसको सेलेक्ट कर इसके ऊपर क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करते हैं। यदि हम बॉर्डर लाइन को बदलना चाहते हैं तो बॉर्डर टूल का प्रयोग करेंगे। किसी भी एमएस एक्सेल के अंदर यदि बॉर्डर को बदलना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, बॉर्डर टूल को प्रयोग करेंगे। फिल कलर, सेलेक्ट सेल का बैकग्राउंड कलर कैसे बदला जाता है, यानी बैकग्राउंड यानी पीछे वाला कलर सेल का होता है, यानी कैसे बदला जाता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर कैसे बदला जाता है। फॉन्ट कलर, सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर बदला जाता है। अलाइनमेंट ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। टॉप, मिडल, बटन, लेफ्ट, सेंटर, राइट होते हैं। टॉप अलाइन का टेक्स्ट को सेल के टॉप में प्रदर्शित किया जाता है। मिडल से मिडल में किया जाता है। बॉटम से मतलब अलाइन टेक्स्ट को सेल के बॉटम, यानी बॉटम मतलब बीचों बीच में किया जाता है। लेफ्ट से लेफ्ट में किया जाता है। प्रश्न बढ़िया बन सकता है कि यदि किसी टेक्स्ट को आपको एमएस एक्सेल के अंदर वर्कशीट के अंदर यदि बॉटम में प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, बॉटम जो है अलाइन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, बॉटम अलाइन का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट का पूछा जाए तो लेफ्ट अलाइन का करेंगे। यदि मिडिल में करना है तो मिडिल अलाइन का करेंगे। सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को सेल के सेंटर के बीचों बीच यदि प्रदर्शित करना है। राइट अलाइन, राइट के अंदर करना है। और ओरिएंटेशन के द्वारा टेक्स्ट को डायगोनल व वर्टिकल ओरिएंटेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है इंक्रीज इंडेड, सेल के टेक्स्ट को इंडेज बढ़ाया जाता है, अर्थात सेल में लिखे गए टेक्स्ट को क्या किया जाता है, राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि जो सेल है, लिखे हुए टेक्स्ट है, उनको यदि राइट साइड में शिफ्ट किया करना है तो आप कौन से सेल के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर कौन से बटन का प्रयोग करेंगे, तो इंक्रीज इंटेड का प्रयोग करेंगे। फिर आता है सेल को टेक्स्ट का इंटेड घटाया जाता है, अर्थात सेल में लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाता है। अगर यदि घटाना है तो किस साइड में शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में। और यदि बढ़ाना है आपको तो किस में करना है, राइट में करना है। किसको करना है, सेल के टेक्स्ट के जो इंडेज है उसको। रैप टेक्स्ट, सेल में लिखे गए टेक्स्ट को एक से अधिक लाइनें में व्यवस्थित करना है, जिसके सेल में लिखे गए टेक्स्ट को सेल की निर्धारित चौड़ाई प्रदर्शित होती है। फिर आता है मर्ज सेंटर, एक से अधिक सिलेक्टेड सेल को एक बड़े सेलों में परिवर्तित होता है। मर्ज सेंटर का मतलब होता है एक से अधिक सिलेक्टेड को क्या किया जाता है, बड़े सेल में परिवर्तित कर सकता है। यहां से प्रश्न बन सकता है एमएस एक्सेल के अंदर जो एक से अधिक सिलेक्टेड यानी सिलेक्टेड किए हुए एक से बड़े सेल को परिवर्तित करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, कौन से बटन द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पूछ सकता है कौन से ऑप्शन द्वारा किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, मर्ज सेंटर का ऑप्शन करना है। चौथा है नंबर फॉर्मेट। एक्सेल में पूर्व निर्धारित नंबर फॉर्मेट जो है जर्नल होता है। यूजर इसे जर्नल नंबर, करेंसी अकाउंटिंग, शॉर्ट डाटा, लॉन्ग डाटा, टाइम, प्रेजेंटेशन और फंक्शन, सेंसिटिफाई आदि फॉर्मेटों में बदल सकता है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट
इसके माध्यम से किसी भी करेंसी को सेलेक्ट किया जा सकता है। पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ से, एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा बटन है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा करेंसी को सेलेक्ट किया जा सकता है, तो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के द्वारा। फिर आता है परसेंटेज स्टाइल, इसका मतलब है इसके द्वारा सेल की वैल्यू को जो परसेंटेज होते हैं उसके रूप में प्रदर्शित करते हैं। सेल की वैल्यू किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो परसेंटेज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फिर आता है कोमा स्टाइल, इसके द्वारा किसी मान को कोमा लगाकर अलग किया जाता है। यदि एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी मान को अलग करना है तो क्या करेंगे आप, कोमा लगाएंगे, और वो आपको कौन से ऑप्शन या कौन से जो है मिलेगी, तो कोमा स्टाइल से मिलेगी। इसकी जैसे ये देखिए आप 10 48 500 से इंक्रीज, 10 के बीच में कोमा, 48 के बीच में कोमा, 576 अलग है, नहीं तीनों अलग अलग बात है। इंक्रीज डेसिमल, दशमलव के बाद की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस संख्या के अंदर 10.48 है, यहां से इसको बढ़ाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, डेसिमल का प्रयोग किया जाएगा। पर्सन यहां से यह बनेगा कि डेसिमल संख्याओं को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंक्रीज डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है डिक्रीज डेसिमल, दशमलव के बाद की संख्या को कम से कम प्रयुक्त किया जाता है। स्टाइल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम फॉर्मेटिंग को किसी कंडीशनल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन देन। लेस देन का मतलब होता है कम, क्या होता है, कम होता है। बिटवीन मतलब आगे, ये क्राइटेरिया पर आधारित होती है। इसका एक विशेष क्या होता है, एरिया होता है, शर्तें होती है क्राइटेरिया का मतलब, और सेल की विशिष्ट वैल्यू को क्या करता है, हाईलाइट करता है। फॉर्मेट एज ए टेबल, सेल स्टाइल, सेल स्टाइल इसके द्वारा किसी भी सेल को जो प्रीफाइड सेल स्टाइल को लागू कर सकते हैं, तथा यूजर के जो प्रीफाइड सेल है उस स्टाइल को क्या कहा जा सकता है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी उसको सजा भी सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब कोई भी सेल को आप सजा सकते हो। सेल्स, इंसर्ट सीट, या उसमें कलर डाल सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इंसर्ट सीट या टेबल में रो या कॉलम इंसर्ट करता है। अब पूछ सकता है कि रो या कॉलम को इंसर्ट कौन करता है, तो इंसर्ट डिलीट, डिलीट मतलब सेलेक्ट की हुई रो को यदि आप कॉलम को डिलीट करना हो तो डिलीट के द्वारा क्या, फॉर्मेट, रो हाइट या कॉलम जो विड्थ होता है उसको बदलने की, सीट को ओरिजिनाइन या सीट को पोर्ट्रेट करने या सेल को हाइड या अंडू करने के लिए, अंडू मतलब हाइड की हुई को वापस लाना, अंडू कहलाता है, अर्थात कार्य करता है। रो हाइट प्राय 12.7 व कॉलम की चौड़ाई 8.43 होती है। इस कमांड में हम सीट नाम या टैब के कलर को बदल सकते हैं। हम सेलेक्ट सेल को क्या कर सकते हैं, बॉर्डर और डिजाइन और ग्राउंड सब बदल सकते हैं। किसके द्वारा बदल सकते हैं, फॉर्मेट के द्वारा बदल सकते हैं। क्या क्या बदल सकते हैं, उसका बॉर्डर भी बदल सकते हैं, उसका ग्राउंड भी बदल सकते हैं, और उसकी बॉर्डर लाइन और फॉन्ट डिजाइन भी बदल सकते हैं। एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब किसी भी सीट यदि आपने पहले बना ली है और उसके अंदर और कुछ जोड़ना चाहते हैं, यानी संशोधन करना चाहते हैं, तो किस का काम लोगे आप एमएस एक्सेल के अंदर, एडिटिंग का काम लोगे। किसका लोगे, एडिटिंग का लोगे, और एडिटिंग का मतलब होता है संशोधन। ऑटो सम, सेलेक्ट सेल की वैल्यू का योगफल सम प्रदर्शित करता है। सम का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। क्लियर सेल की वैल्यू को हटाया जाता है, किसके द्वारा, क्लियर के द्वारा। सॉर्ट या फिल्टर क्या करता है, सेल की वैल्यू को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकता है, तथा सेल में किसी विशेष वैल्यू को फिल्टर कर सकता है। बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर आरोही व अवरोही क्रम में सेल को व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, सॉर्ट या फिल्टर करता है। फिर आता है फाइंड एंड सेलेक्ट, इसके माध्यम से क्या होता है, रिप्लेस होती है, गो टू आदि कमांड काम में ले सकते हैं। अब टेबल आइए, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टेबल, पिवोट टेबल, इसके द्वारा एक्सेल में डाटा का सारांश निकाला जाता है। किसके द्वारा, इससे क्या होता है, डाटा का क्या होता है, डाटा का सारांश निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, सारांश निकाला जाता है डाटा का। फिर आती है जटिल
एक्सेल में जटिल कॉम्प्लेक्स डेटा आता जो आसानी से समझ में नहीं आते उसका विश्लेषण करते हेतु, जो आसानी से समझ में नहीं आता है कोई भी डाटा, पिवोट टेबल जो है उसका पिवोट चार्ट का प्रयोग किया। अर्थात डेटा जो आसानी से समझ में नहीं है उसका विश्लेषण करने हेतु किसका प्रश्न बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो आसानी से समझ में डाटा नहीं आए तो उसका किसका प्रयोग करते हैं, तो पिवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, पिवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल टी रिलेटेड डाटा को मैनेज और एनालाइज करने के लिए टेबल बनाता है। टेबल से शीट में डाटा को सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेट करने में आसानी रहती है। किसके द्वारा, कंट्रोल टी के द्वारा। जो ऑप्शन दिया है टेबल, किसके द्वारा, कंट्रोल टी के द्वारा। क्या होता है, कंट्रोल टी के अंदर डाटा को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है, मैनेज करता है। और टेबल शीट में क्या करता है, सॉर्ट भी करता है। क्या करता है, सॉर्ट भी करता है और फिल्टर भी करता है, फिल्टर और फॉर्मेट भी करता है। क्या करता है, फॉर्मेट भी करता है। फिर आता है इंसुलेट्रेक्शन। क्या है, पिक्चर। इसके द्वारा वर्कशीट में पिक्चर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। पिक्चर से क्या किया जाता है, पिक्चर को क्या किया जाता है, पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, पिक्चर ऑप्शन से पिक्चर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। क्लिप आर्ट, इस कमांड द्वारा वर्कशीट में आर्ट डालते जिसमें ड्राइंग, मूवीज, साउंड या स्टॉक फोटोग्राफी सम्मिलित होते हैं। किसके द्वारा, क्लिप आर्ट के द्वारा। क्या क्या, जो भी जिसमें ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब चित्र है, मूवीज है, मूवीज का मतलब फिल्म है, या साउंड है, स्टॉक फोटोग्राफी सम्मिलित होती है। फिर आता है शेप्स। ये कमांड रेडीमेड शेप जैसे बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरो, फ्लो चार्ट इसके द्वारा प्रयोग की जाती है। फिर आती है स्मार्ट आर्ट, यानी विजुअल कम्युनिकेटर इंफॉर्मेशन के लिए एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करता है। अर्थात पूर्व निर्धारित आर्ट्स जो किसी विशेष वस्तु या घटना को प्रदर्शित करने उसे प्रयुक्त की जाती है। वैसे वेन डायग्राम और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पूछा जा सकता है कि वेन डायग्राम और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो कहाँ जो है कहाँ प्रयोग होते हैं, यानी कहाँ काम लिए जाते हैं, तो स्मार्ट आर्ट के लिए लिए जाते हैं। लिखे गए डाटा की ग्राफिक्स रूप में बदलता है कौन, एमएस एक्सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को ग्राफिक्स रूप में कौन बदलता है, चार्ट। जो चार्टेस होता है यानी चार्ट होता है वो बदलता है। फिर आता है इसके माध्यम से वर्कशीट में लिखे गए डाटा की तुलना अलग अलग चार्ट बनाकर की जाती है। एक्सेल में प्रकार के चार्ट होते हैं। फिर आता है कॉलम, लाइन, पी, बार, एरिया, एक्स वाई, स्ट्रक्चर, स्टॉक्स, सुपरफेस, डुगेंट, बोबीबल, रेडर आदि इसके क्या है, प्रकार है चार्ट के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट, एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन सकता है एक्सेल के डाटा को ग्राफिक्स रूप में प्रदर्शित करने के लिए किसका काम लिया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है चार्ट के द्वारा। डाटा को अत्यंत जो स्पष्ट है, रोचक है ढंग से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरी लाइन, जब वर्कशीट के डाटा में कोई परिवर्तन करते हैं तो चार्ट में भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। यदि आप वर्कशीट में परिवर्तन करोगे तो डाटा के अंदर ऑटोमेटिक ही परिवर्तन हो जाएगा। चार्ट से संबंधित तत्व, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, अक्ष, अक्ष टाइटल, ग्रिड लाइन, संकेत डाटा, लेबल डाटा क्या है, एक प्रकार की श्रृंखला है। चार्ट एरिया बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला कुल क्षेत्र चार्ट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया, डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, प्लॉट। चार्ट शीर्षक, ये चार्ट दोनों अक्षों को एक्स व वाई के शीर्षक होते हैं, जो ये बताता है कि अक्षों को मान का अर्थ क्या है। प्रत्येक चार्ट के दो अक्ष होते हैं, क्या होते हैं, एक्स और वाई। क्या होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, प्रत्येक चार्ट के क्या होते हैं, अक्ष होते हैं चार्ट के। पूछा जा सकता है चार्ट के अक्ष कौन कौन से हैं, दो तो एक्स और वाई होते हैं। ये अक्ष क्षैतिज के रूप में होता है जिसे कैटेगरी अक्ष भी कहा जाता है। वाई एक्स, कैटेगरी अक्ष किसे कहा जाता है, एक्स को कहा जाता है। वाई अक्ष ये ऊर्ध्वाधर के रूप में होता है जिसे वैल्यू अक्ष भी कहा जाता है। डाटा की श्रेणियां क्या है, अब डाटा की श्रेणियां किस प्रकार से होती है, चार्ट में जिन वैल्यू समूह को प्रदर्शित करना होता है क्या होता है,
चार्ट में जिन वैल्यू और डाटा को प्रदर्शित करना होता है उसको क्या कहा जाता है, श्रेणियां कहा जाता है। संकेत, प्रत्येक डाटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है। क्या होता है, एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से चार्ट में विभिन्न प्रकार के कॉलमों और रेखाओं व रंगों का अर्थ बताया जाता है। ग्रिड लाइन ये हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल रूप से होती है, जिनके माध्यम से प्रत्येक डाटा श्रेणी के मानों का स्तर जो है पता चलता है। ये लाइन दो प्रकार की होती है, पहली होती है मजोर, दूसरी होती है मिन्यूट। डाटा लेबल, इसके द्वारा डाटा श्रेणी के वैल्यू के बारे में अतिरिक्त सूचना प्राप्त होती है। डाटा श्रेणी के द्वारा एक साधारण टेबल होती है जिसके सभी डेटाओं के श्रेणियों को मान दिखाई जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अनेक प्रकार के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्ट्रक्चर, सारे इसके क्या है, कॉलम चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में वर्कशीट के डाटा को क्या किया जाता है, लंबवत कॉलम के रूप में किया जाता है। लाइन चार्ट का मतलब लाइन को, अलग अलग बिंदुओं को लाइन को जोड़कर दिखाया जाता है। पाई चार्ट, इसमें डाटा के वृत्त के अलग अलग भागों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रत्येक का भाग आकार उसके समान अनुपात होता है। वह स्थिति जिसमें सापेक्षिक अनुपात होता है, वो पूर्व में किसी स्थिति का कितना योगदान है प्रदर्शित करना होता है, तो पाई चार्ट का उपयोग होता है। पाई चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित होता है। बार चार्ट, जिस बार या कॉलम चार्ट डाटा को लंबवत कॉलम के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार चार्ट डाटा को क्या है, एक प्रकार से कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे और ऐसे। एरिया चार्ट, लाइन चार्ट व एरिया चार्ट समान होते हैं, लेकिन अंतर केवल ये है कि एरिया चार्ट में लाइनों के नीचे का क्या क्षेत्र है, अलग अलग रंगों से भरा होता है। किस प्रकार से, किसी में रेड होता है, किसी में लाल होता है, किसी में क्या होता है, ग्रीन होता है। जैसे एक यहाँ होगा ऐसे, फिर ये ब्लैक बन गया। तीनों मतलब अलग अलग एरिया, लाइन चार्ट व एरिया चार्ट में एक समान होते हैं, लेकिन अंतर केवल ये होता है कि एरिया चार्ट में लाइनों के नीचे का जो अलग अलग रंगों से भरा होता है, जो लाइनें होती है ना उनका रंग, एक लाइन का ऐसे होता है, दूसरी का ये होता है, और तीसरी का ब्लैक होता है। तीनों का अलग अलग प्रकार से, लाइनों का अलग अलग प्रकार से रंग होता है, वो क्या कहलाता है, एरिया चार्ट कहलाता है। एक्स वाई स्ट्रक्चर चार्ट, ये चार्ट डाटा को एक्स वाई एक्स के प्रतिच्छेदन के रूप में प्रदर्शित करता है। फिर आता है स्टॉक चार्ट, स्टॉक मार्केट से संबंधित डाटा में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। सरफेस चार्ट, जब दो डाटा के मध्य निकटतम संयोजन योजना होती है, जब दो डाटा के मध्य निकटतम जो संयोजन योजना होती है उसको क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ट कहा जाता है। तब सरफेस चार्ट का उपयोग होता है। स्थलाकृतिक मानचित्र में रंगों और पैटर्न उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिनका मान समान श्रेणी से होता है। डोनेट चार्ट, ये चार्ट पाई चार्ट के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, पाई चार्ट के। इस प्रकार के चार्ट में एक से अधिक डाटा सीरीज को प्रदर्शित किया जा सकता है। बबल चार्ट, इस प्रकार के चार्ट वर्कशीट के डाटा को बुलबुले अलग अलग आकार के रूप में दिखाई देते हैं। रडार चार्ट, ये चार्ट एक जाल जो रूपी आकृति के समान दिखाई देते हैं। रडार चार्ट का प्रयोग एक से अधिक डाटा की श्रेणियों के तुलनात्मक मानों को प्रदर्शित करता है। स्प्राइक लाइन होती है, क्या होती है, वर्कशीट में मिनी चार्ट दिखाने के लिए स्प्राइक लाइन का प्रयोग किया जाता है। मिनी चार्ट दिखाने के लिए एक सेल डाटा चार्ट के फॉर्म या शो करता है। स्प्राइक लाइन तीन प्रकार की होती है। प्रश्न बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर स्प्राइक लाइन होती है वो कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन होता है लाइन, दूसरा कॉलम, तीसरा विन या लॉस। फिर आता है फिल्टर, वर्कशीट में आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है स्लाइसर, वर्कशीट में डाटा को कम समय में फिल्टर करने के लिए स्लाइसर का प्रयोग किया जाता है। लिंक्स, हाइपरलिंक, किसी वेब पेज
पिक्चर या ईमेल एड्रेस का प्रोग्राम लिंक इंसर्ट करता है। हम सेलेक्टेड टेक्स्ट में बुक मार्क लिंक का भी प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वर्कशीट में फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट करता है। फिर हेडर फुटर आता है। शीट में हेडर व फुटर इंसर्ट करता है। हेडर सदैव शीट के टॉप में इंसर्ट होता है और फुटर शीट के बॉटम में इंसर्ट होता है। हेडर या फुटर सभी प्रिंटेड पेजेस में रिपीट होता है। यदि आप हेडर फुटर को शीट में चाहते हो तो वी मेन्यू पेज लॉगआउट कमांड पर क्लिक करना। हेडर व फुटर केवल पेज लेआउट व्यू प्रिंटेड पेजों पर प्रदर्शित होता है, अर्थात नॉर्मल व्यू हेडर्स फुटर्स प्रदर्शित नहीं होता है। फिर आता है वर्ड आर्ट। डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट इंसर्ट करता है। कौन करता है? डॉक्यूमेंट के अंदर यदि सजावटी टेक्स्ट को इंसर्ट करता है, कौन करता है? वर्ड आर्ट करता है। फिर आता है सिग्नेचर लाइन। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करता है। इस कमांड के प्रयोग से अपना स्वयं सिग्नेचर टेम्पलेट तैयार कर सकता है। एक बार सिग्नेचर तैयार होने के बाद जब भी प्रयोग सिग्नेचर लेने की आवश्यकता होगी तब वह वर्कशीट में सीधे सिग्नेचर इंसर्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट, ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता है। हम अपने डॉक्यूमेंट में अन्य एप्लीकेशन का डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसी विषय वस्तु घटना या क्रिया को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त किया जाता है। सिंबल का मतलब होता है निशान। क्या होता है? किस प्रकार से? एनिवेगेशन, गणित समीकरण व गणित से संबंधित कार्य किया जाता है। सिंबल ऐसे चिन्ह जो कि बोर्ड नहीं होते हैं, कीबोर्ड पर नहीं होते हैं, उन्हें इस ऑप्शन के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एनिवेगेशन के द्वारा किया जाता है। फिर आता है पेज लुकआउट टैब। थीम्स, ये एक थीम फॉर्मेटिंग कमांड का संग्रह है जो डॉक्यूमेंट की क्या करता है? ओवरऑल डिजाइन को बदलता है। क्या करता है? डॉक्यूमेंट की डिजाइन को बदलता है। कौन बदलता है? थीम्स बदलता है। क्या करता है? डॉक्यूमेंट की डिजाइन को बदलता है, जिसमें कलर्स, फॉन्ट्स और इन्फोटेक्स्ट का बदलाव हो जाता है। जब हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट में जो शेडिंग कलर को भरना होता है उस ऑप्शन के काम में लिया जाता है। किसका ऑप्शन का काम? शेडिंग कलर भरने के लिए एमएस एक्सेल के अंदर किसका प्रयोग लोगे आप? थीम्स का प्रयोग लोगे। पेज सेटअप, पेज को किस प्रकार से सेटअप किया जाता है? मार्जिन एक्सेल के पेज में टेक्स्ट एरिया निर्धारित करने के लिए पेज के चारों ओर से निश्चित स्थान छोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मार्जिन एरिया कहा जाता है। मार्जिन एरिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला टॉप, दूसरा बॉटम, लेफ्ट और राइट। फिर है ओरिएंटेशन पेज, यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में परिवर्तित होता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेज ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट ओरिएंट होता है। साइज वर्कशीट में किस प्रकार से पेपर साइज अप्लाई करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त कस्टमाइज पेपर साइज लिया जाता है। प्राय पेपर साइज क्या होता है? 8x11 लिया जाता है। यानी पेपर की साइज होती है वो कितनी होती है? 8x11 होती है। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के लिए शीट में एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो मार्क करता है। यदि आपको प्रिंट एरिया सेट नहीं करना हो तो आप क्या करोगे? क्लियर प्रिंट एरिया कमांड पर क्लिक करोगे। ब्रेक, ये वर्कशीट में पेज या कॉलम्स को ब्रेक से क्या करता है? जोड़ता है। ब्रेक लाइन दिखाया जाता है, ये बताता है कि पेज में कितने कंटेंट रखना और कितने पेज ब्रेक कहां पर करना है। ये कौन दिखाता है? ब्रेक पेज दिखाता है। बैकग्राउंड, वर्कशीट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को इंसर्ट करना हो, यानी इंसर्ट का मतलब ऐड करना हो या जोड़ना हो कोई भी, तो बैकग्राउंड को ऑप्शन में काम लिया जाएगा। प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल निश्चित रो और कॉलम को प्रत्येक प्रिंट होने वाले पेज पर क्या करेगी? रिपीट करेगी। स्केल और फिट, प्रिंटेड आउटपुट को इसके वास्तविक साइज से क्या करेंगे? स्ट्रेच या स्क्रीन करेंगे। ऑटोमेटिक फिट के लिए इसको अधिकतम ऊंचाई व चौड़ाई वाले फीचर को काम में लेते हैं। सिलेक्टेड सेल की हाइट व विड्थ को बढ़ाया जा सकता है। सीट ऑप्शन, सीट ऑप्शन के अंदर इस ऑप्शन से वर्कशीट को ग्रिड लाइन को 100 mm हाइड किया जाता है। सीट की एडिटिंग आसान बनाने के लिए रो और कॉलम की बीच लाइन को 100 किया जाता है। अरेंज का मतलब होता है अरेंज, इसके द्वारा किसी शेप या पिक्चर को क्या किया जाता है? 4 या
फॉरवर्ड या बैकवर्ड के रूप में व्यवस्थित करने का कार्य कौन करता है? अरेंज करता है। ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके द्वारा किसी शेप या पिक्चर को फॉरवर्ड किया जाता है, अर्थात शेप या पिक्चर को आगे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड का इसके द्वारा किसी शेप या पिक्चर को बैकवर्ड किया जाता है, अर्थात शेप या पिक्चर को पीछे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है सिलेक्शन पेन, इसके द्वारा किसी पिक्चर शेप को शो हाइड किया जाता है। अलाइन, इसके द्वारा पिक्चर को शेप या लेफ्ट राइट सेंटर व अन्य किसी डायरेक्शन में अलाइन किया जाता है। ग्रुप का अलग अलग पिक्चर या शेप को जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? ग्रुप बनाया जाता है। रोटेट का मतलब इसके द्वारा पिक्चर व शेप को किसी भी डायरेक्टरी में घुमाया जाता है, यानी घुमाना, रोटेट, गोल। जैसे ये ऐसे बना हुआ है, इसको ऐसे करना है तो ये रोटेट है, ऐसे को ऐसे करना है तो रोटेट बटन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्रीडिजाइड पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मूले उपलब्ध रहते हैं, जिसका प्रयोग वर्कशीट में डाटा पर ऑपरेशन हेतु किया जाता है। इन पूर्व निर्धारित जो फॉर्मूले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फंक्शन कह सकते हैं। यहां से पर्सन बन सकता है कि पहले से तैयार किए हुए फॉर्मूले कौन सी जगह रहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो जो प्रीडिजाइड है उसके अंदर रहते हैं। एक्सेल फॉर्मूलों में हमेशा बराबर के साइन से शुरू होता है। एक्सेल में फॉर्मूला लागू करना क्या होता है? बराबर सम 5,9,6 इसका होता है। इक्वल साइन ये व्यक्त करता है कि संबंधित सेल में जो टेक्स्ट दिया जा रहा है वह एक फॉर्मूला है। क्या करता है इक्वल साइन? क्या करता है? एक जो व्यक्त किया जा रहा है संबंधित सेल टेक्स्ट दिया जा रहा है वो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इंसर्ट फंक्शन, इसके माध्यम से इंसर्ट फंक्शन बॉक्स को ओपन कर उसमें प्रदर्शित फंक्शन क्या है? ऑटोसम। ऑटोसम इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके यूजर डायरेक्ट काम में ले सकता है, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनी। फिर आता है रिसेंटली यूज्ड ऑल में प्रयोग किए जाने वाला फंक्शन। जो महत्व के फंक्शन होते हैं वो उनकी किस प्रकार से गणना होती है? इसमें गणितीय गणनाओं से संबंधित फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? गणितीय फंक्शनों का अनुप्रयोग समझने हेतु ऊपर वर्णित एक्सेल शीट को क्या है? उदाहरण स्वरूप माना गया है। स्क्रिप्ट, ये फंक्शन किसी भी संख्या को सिक्योर रूट निकालने के लिए काम में लिया जाता है। सिक्योर रूट का मतलब फिक्स होता है। जैसे आप देखोगे 25 का दिया, 37 का कितना होगा? 6 होगा, गुण 50 का कितना होगा? 7 होगा। सिक्योर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिक्योर का प्रयोग किया जाता है। यह फंक्शन दी गई सम संख्या की अगली विषम संख्या बताता है, और यदि दी गई संख्या विषम संख्या है तो वह संख्या परिणाम के रूप में देगा। जैसे ODD फॉर परिणाम बराबर 5 होगा। यानी पहले जो यदि सम दी होगी तो अगली क्या बनाएगा? अब जैसे इसमें ODD 3 दे दिया तो अगली क्या बताएगा? 6 दे दिया, मान लो 6 दे दिया तो अगली क्या बताएगा? 7 बताएगा। फिर 13 दे दिया तो अगली क्या बताएगा? 14 बताएगा। इस प्रकार से सम संख्या से अगली विषम संख्या यदि प्रदर्शित करनी है, यदि विषम से सम करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑडिट का। इवन फंक्शन का मतलब होता है दी गई संख्या विषम संख्या की अगली क्या संख्या बनाना है। मतलब दी गई विषम संख्या से 13 के बाद में 14 आएगी, और यदि 15 दी हुई है तो वो 16 होगी। इवन 5 परिणाम 6, इवन का 10 परिणाम 10 होगा। यह फंक्शन किसी दी गई संख्या का शेषफल बताता है। जैसे मोड 25,10 ये बताता है कि 25 में से 10 का भाग देना है, यानी परिणाम 25 में से 10 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 5 प्राप्त होगा। पावर का मतलब ये फंक्शन किसी भी संख्या की घात का परिणाम बताता है। जैसे पावर बराबर 5 बराबर 52 का परिणाम 25 होगा। ABSE निकालता है, किसकी वैल्यू निकालता है? अर्थात किसी नंबर के आगे चिन्ह लगाया तो उसे हटा देगा। जैसे ABS -5 का परिणाम 5 होगा। फैक्ट, ये फंक्शन किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालता है। जैसे फैक्ट के अंदर 5 × 5 है तो बराबर कॉमा तोड़ेंगे 5 × 4 × 3 यानी 1, परिणाम बराबर 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा।
ये फंक्शन किसी संख्या की पूर्णांक वैल्यू बताता है, जैसे इंटन 1.2 परिणाम 125 राउंड। ये फंक्शन दी गई संख्या को क्या करता है, एरेगल को बताता है और दशमलव संख्या के स्थान पर एरेज 2 बता के उन तक राउंड ऑफ करता है और राउंड ऑफ 134 अर्थात दी गई संख्या को 3 अंकों में राउंड ऑफ करता है। प्रोडक्ट का फंक्शन गुणनफल करने का कार्य करता है, जैसे प्रोडक्ट के अंदर a1 और a2 का परिणाम 10 है, जैसे प्रोडक्ट का 5 और 5 परिणाम 25 है। टैक्सेड इंस्टेटिंग फंक्शन क्या है, एक प्रकार से ये फंक्शन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर और बड़े अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलता है। कौन बदलता है, अपर बदलता है। फिर आता है लोअर, ये फंक्शन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को क्या करता है, छोटे अक्षरों में बदलता है। प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी वर्ड को पहले अक्षर से बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर या अन्य छोटे अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पर ललिता जो है पटवारी है, लेन। यह फंक्शन किसी भी वर्ड में अक्षरों की मूल संख्या बताता है। उदाहरण लेन, कंप्यूटर परिणाम बराबर 8। लेफ्ट, यह फंक्शन किसी भी शब्द के बाईं और लेफ्ट साइड के अक्षरों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है तथा वर्ड के लेफ्ट साइड में से कितने प्रदर्शित करने हैं यह भी संख्या फंक्शन में लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे लेफ्ट कार्तिकीय यादव कॉमा परिणाम 6 परिणाम होगा कार्तिकीय, यानी लेफ्ट साइड का लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका लिखेगा, लेफ्ट साइड का लिखेगा। यह फंक्शन किसी शब्द के दाईं व बाईं ओर खाली स्पेस को हटाता है। ट्रिम, दिनेश परिणाम क्या होगा, दिनेश होगा। मिड, ये फंक्शन किसी शब्द के मध्य अक्षर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उदाहरण मिड, राम रोम किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ परिणाम क्या आएगा, रोम आएगा। जैसे ही आप ये पूरा अक्षर लिख के मिड ऑप्शन को दबाओगे तो आपके पास परिणाम क्या मिलेगा, रोम मिलेगा। कॉन्टेक्ट, ये फंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। कॉन्टेक्ट का मतलब जोड़ना, जोड़ता है। ये फंक्शन ऑपरेट के माध्यम से समान कार्य करता है। एप्पल बॉय तो क्या हो जाएगा, अंदर से बिंदु हट जाएगा और एप्पल बॉय बन जाएगा। रैम और रोम के अंदर परिणाम क्या होगा, रैम रोम बन जाएगा। लॉजिकली फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन क्या होते हैं, कंडीशन जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशन जानने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो लॉजिकली फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इफ फंक्शन में दी गई कंडीशनल परिणाम सही होने पर पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में भी आएगा। दोनों जो परिणाम है वो किसके रूप में आएंगे, स्टेटमेंट के रूप में आएंगे। एंड फंक्शन का प्रयोग कहां किया जाता है, एंड फंक्शन का प्रयोग कंडीशन दी, यदि दोनों कंडीशन सही हो तो पहला जो स्टेटमेंट परिणाम में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम में आएगा। OR फंक्शन, इस फंक्शन में दो कंडीशन लिखी जाती है, क्या है, यदि दोनों में कंडीशन सही हो तो दोनों कंडीशन में सही हो तो पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट भी परिणाम के रूप में आएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर परिणाम ट्रू, फिर परिणाम इफ और नॉट फंक्शन, इस फंक्शन एट और जो एंड और OR फंक्शन है सही परिणाम को गलत व गलत परिणाम को सही में बदल देता है। कौन, नॉट फंक्शन। ट्रू नॉट फंक्शन, यह फंक्शन सही परिणाम को गलत परिणाम और सही में बदल देता है। फाइनेंशियली फंक्शन यानी वित्तीय फंक्शन, इसमें लोन से संबंधित गणना करने के लिए फंक्शन होते हैं। पीएमटी, किसी लोन पर मासिक भुगतान जो होता है संबंधित गणना करने के लिए लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पीएमटी का प्रयोग किया जाता है। एफई, ये फंक्शन संबंधित गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोन का ब्याज दर क्या होगा, फिर निवेश की अवधि क्या होगी, पीएमटी क्या होगी, तीनों का अगर किसी में काम देखा जाता है तो कौन से फंक्शन के अंदर देखा जाता है, फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर। और डेट फंक्शन यानी दिनांक से संबंधित फंक्शन होते हैं। वर्तमान दिनांक वह कौन से, नाउ दिखाता है वर्तमान समय को। फिर आता है डे यानी फंक्शन किसी दिनांक व महीने को दिन बताता है। फिर मंथ यानी महीने को दिखाता है, कौन कौन से, नाउ दिखाता है वर्तमान स्थिति को। फिर आता है डे दिखाता है दिन को और मंथन दिखाता है महीने को। किसी दिन
वर्ष को प्रयोग में प्रदर्शित करना है तो ईयर का प्रयोग होगा। टुडे का मतलब वर्तमान तारीख बताएगा, परिणाम बताएगा। डे का मतलब किसी संबंधी का फॉर्मेट में बदलता है। फिर टाइम फंक्शन, इसमें समय से संबंधित गणना करने के फंक्शन होते हैं। टाइम पहला होता है। दिए गए नंबर को समय के फॉर्मेट में बदलता है। क्या बदलता है? जैसे नंबर देंगे 10, 30, 10, इसको क्या करेगा ये 10.30 ए में बदल दिया। ठीक है। सेकंड, ये फंक्शन किसी दिए गए समय सेकंड को प्रदर्शित करता है। फिर क्या होगा? सेकंड को कैसे प्रदर्शित करेगा? 10, 25 और 10 आया है तो इसका परिणाम क्या होगा? 10 हो जाएगा। फिर आता है मिनट का फंक्शन, किसी दिए गए समय में मिनट को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको देंगे कि 10 सेकंड को, मतलब इसमें से सेकंड कौन सी है? लास्ट वाली हो गई। मिनट कौन सी हो गई? ये तो पूरा क्या हो गया? पूरा समय हो गया। ये मिनट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इसको प्रदर्शित किसको करेगा? ये 25 को करेगा मिनट का। और मतलब घंटे को करेगा, घंटे को प्रदर्शित करेगा तो किसको करेगा? 10 को करेगा। स्टेशनरी फंक्शन प्रकार से होते हैं। सम, एवरेज। सम का मतलब जोड़ना, एवरेज का मतलब बराबर, मैक्स का मतलब कितना हो सकता है, मिनी का मतलब कम। सम का मतलब ये फंक्शन वर्कशीट में चयनित सेल के मान को जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर सम A1 A4। उपरोक्त उदाहरण में सम फंक्शन का प्रयोग किया गया था। A1 से लेकर A4 तक किसकी सेल को सेलेक्ट किया गया है तथा इसका परिणाम 12 आएगा। अर्थात A1 से A4 तक की सेल की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। यदि किसी सेल की वैल्यू निकालनी है तो आपको किसका प्रयोग लेना होगा? सम का प्रयोग लेना होगा। जैसे ही आप वहां पर MS एक्सेल के अंदर जाके सम बराबर सम क्या करोगे? A1 से लेकर जो है A7 तक करोगे। क्या करोगे? A1 से लेकर A7 तक करोगे। यहाँ के बीच की जितनी भी वैल्यू है, सेल की वैल्यू, वो एक साथ आ जाएगी। मान लो वहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 28 भी आ सकती है। जो गणना होगी वो वैल्यू आएगी। एवरेज ये चयनित सेल की वैल्यू का औसत मान बताता है। क्या बताता है? एवरेज क्या बताता है? जो चयनित सेल होती है उसका औसत मान बताता है। जैसे A1 से लेकर A4 पर परिणाम 3 है, अर्थात औसत मान 3 होगा। जैसे एवरेज 12, 15, 25, 12, 31, आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। ये चयनित सेल की वैल्यू में अधिकतम मान बताता है। मैक्स क्या बताता है? अधिकतम मान बताता है। परिणाम जैसे 5 है, मैक्स 17, 23, 18, 21, इसके अंदर अधिकतम क्या होगा? 23 होगा। फिर आता है ये चयनित सेल की वैल्यू मिनी, न्यूनतम बताता है। A1 से परिणाम जैसे मिनी के अंदर 13, 9, 27, 11, 7, 2, तो क्या होगा? आंसर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। काउंटन के अंदर यह फंक्शन उन सभी चयनित सेल की संख्या बताता है जिसमें नंबर हो, अर्थात जिन सेल में नंबर से उनकी संख्या बताता है। काउंट A1 A5 परिणाम जैसे 4 है, काउंट 15, 7, रैम और दक्ष, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। यह फंक्शन सभी चयनित सेलों की संख्या बताता है, चाहे उसमें कुछ भी डाटा टेक्स्ट नहीं हो। डिफेंड नेम्स मतलब अलग किस प्रकार से? नेम, डिफाइन नेम, ये वर्कबुक में प्रयुक्त सभी नेम को तैयार करता है, एडिट करता है, डिलीट करता है। फॉर्मूला में सेल को रेफरेंस या एड्रेस की बजाय नेम्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला ऑडिशन होता है। ट्रैकर जो ट्रेस प्रेसिडेंट यानी आरओ डिस्प्ले करता है, जिसमें उन सभी सेल का पता चलता है जिनमें वर्तमान क्या होता है? सेलेक्ट का कौन कौन सी सेल का प्रभाव है, इस समय कौन प्रभावी रूप से जो सेल है वो काम कर रही है। ये ऑप्शन तब प्रयुक्त किया जाता है जब हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है ट्रेस डिपेंड, ये ऐसे आरओ शो करता है जिसमें वर्तमान में सेलेक्ट सेल की वैल्यू द्वारा प्रभावित होती है वाले सेल का पता चलता है। ये ऑप्शन तब प्रयुक्त होता है जबकि हम सीट में वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है रिमूव एरोज, ट्रैक डिफरेंस से बने सभी एरो को रिमूव करता है। सो फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला और शो करता है जो जिसमें वर्तमान में सेलेक्टेड सेल की क्या है? वैल्यू को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन तब प्रयुक्त किया जाता है जबकि सीट में वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। फिर आता है एरर चेकिंग, ये फॉर्मूले में आने वाले कमाउन एरर को जांच करता है। इवलेट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायलॉग जो बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, उसको लॉन्च करता है जिसमें फॉर्मूले के प्रत्येक पार्ट को
क्या किया जाता है, इंडिविजुअलिटी फॉर्मूला तैयार किया जाता है, यानी त्रुटि को ढूंढा जाता है। किसको ढूंढा जाता है, त्रुटि को ढूंढा जाता है। वॉच विंडो, सीट में सब कुछ बदलाव होता है तो ये कुछ निश्चित सेल की वैल्यू को क्या करता है, मॉनिटर करता है। कौन करता है, वॉच विंडो करता है। अर्थात कई बार एक्सेल में बड़े बड़े डाटा पर काम करते समय हर बार दूसरी वर्कशीट में जाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ी होती है वर्कशीट, आपने पहले क्या काम किया उस पर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो। ऐसी स्थिति में आप वॉच विंडो उन सेल और फॉर्मूलों का प्रयोग करते यूजर सेलेक्ट करके क्या करता है, इस्तेमाल करता है और वॉच रखता है। वॉच विंडो इस्तेमाल करने पर यूजर को बार बार स्क्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना। ऑप्शन किसी फॉर्मूले में होने वाली गणनाओं को क्या करता है, ऑटोमेटिकली मैन्युअल करता है, यानी अपने आप मैनेज करता है। कैलकुलेटर नाउन F9 हाल ही में प्रयोग किया गया फंक्शन द्वारा गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेटर सीट, कंट्रोल F9 पूरी वर्कशीट में प्रयोग किया गया फॉर्मूले को गणना करता है। कौन करता है, कैलकुलेटर सीट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर आता है डाटा टैब, गेट एक्सटर्नल डाटा, इसके द्वारा किसी बाहरी फाइल के डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्म एक्सेस, जैसे किसी डाटाबेस फाइल डाटा वर्कशीट में काम में लिया जा सकता है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटा को वर्कशीट में काम में लेना। फॉर्म वेब, इंटरनेट के किसी डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट करते हैं। फॉर्म टेक्सेट, किसी के टेक्सेट फाइल के डाटा को क्या कहते हैं, वर्कशीट में इंसर्ट किया जा सकता है, जैसे नोटपैड के डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट करता है। फिर आता है फ्रॉम अदर सोर्स, किसी अन्य डाटाबेस फाइल से डाटा को क्या करता है, एक्सेस करता है, वर्कशीट में किसी भी जुड़े हुए कनेक्शन को देखता है। कौन देखता है, एक्सेसिंग कनेक्शन, इसके द्वारा वर्कशीट में जुड़े हुए कनेक्शनों में बदलाव किया जा सकता है। रिफ्रेश ऑल, इसके द्वारा वर्कशीट के डाटा को अपडेट किया जाता है। कनेक्शन से संबंधित कार्य किया जाता है। प्रॉपर्टीज, कनेक्शन की प्रॉपर्टी संबंधित कार्य किया जाता है। फिर आता है एडिटिंग लिंक, इसके द्वारा कमांड को किसी प्रकार की किया जाता है, एडिट किया जाता है। सॉर्ट बाय फिल्टर, सॉर्ट फिल्टर टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्टेड कर सकते हैं। सेलेक्ट की हुई सेल रेंज के डाटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, जिससे निम्नतम और उच्चतम मान जो कॉलम के टॉप में पहुंच जाता है। फिल्टर सिलेक्टेड सेल की फिल्टरिंग को इनेबल करता है, अर्थात चुनी हुई सेल में रेंज के डाटा को विशेष शर्त के अनुसार दिखाता है। एक बार जब फिल्टरिंग ऑन हो जाती है तो कॉलम की फिल्टर चुनने की कॉलम को हेडर को एरो पर क्लिक करते हैं। फिर क्लियर के बटन के द्वारा उस पूरी सारी को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। यदि रिप्लाई करना है, यानी वापस लाना है, पुनः अप्लाई करना है, तो रिप्लाई पर करना होगा। प्रयोक्ता फिल्टरिंग के बाद परिणाम उसी स्थान पर देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है, कॉपी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो कमांड के द्वारा करना होगा। डाटा टूल्स, टेक्स्ट टू कॉलम, एक एक्सेल सेल कंटेंट्स को अलग अलग कॉलम में रखता है, अर्थात सेल में टाइप किए टेक्स्ट को क्या करता है, कॉलम में बदलता है। उदाहरणतः हम फुल नेम को विभाजित कर फर्स्ट नेम में लेटेस्ट नेम को कॉलम से बना सकते हैं। रिम्यू डुप्लीकेट्स, ये किसी सीट के डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करता है, हम स्पेसी कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन, ये किसी सेल में इनवैलिड डाटा की एंट्री को रोकता है। इस कमांड के प्रयोग से सेल या सेल के रेंज इनपुट हेतु विशेष शर्तें लागू करता है। जब हम सेल के अंदर रेंज या डाटा एंटर करते हैं तो क्या होता है, सेल के अंदर अनुसार या तो एक्सपेक्ट होगा अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा, सेल मान्य नहीं करेगा। कंसोलिडेट, एक से ज्यादा रेंज में एक नई रेंज वैल्यू को जोड़ता है। व्हाट इफ एनालिसिस, ये सीट में फॉर्मूलों पर अलग अलग वैल्यूज को ट्राई करता है।
इस ऑप्शन को दो अलग अलग कमांड में प्रयोग किया जाता है। इस कमांड द्वारा डेटा में कुछ एनालाइज किया जाता है, वैल्यू के पूर्व अनुमान के लिए गोल सीक का प्रयोग किया जाता है, रिलेट के अनुसार डाटा में ऑटोमेटिकली परिवर्तन कर देता है। फिर इसके द्वारा किसके द्वारा स्कोनरिया मैनेजर द्वारा इसके द्वारा फॉर्मूला में प्रयोग किया गया किसी भी सेल में अलग अलग वैल्यू रखकर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा एक से अधिक सीट पर कार्य किया जाता है। इसको ऑटो जो है समरी तैयार की जाती है। फिर आता है सब टोटल। सब टोटल का मतलब वो रिलेटेड डाटा की गई रोज और टोटल करता है, जिससे सब टोटल या सेलेक्ट सेल टोटल आ जाता है। प्रूफिंग। प्रूफिंग क्या है? स्पेलिंग। वर्कशीट में लिखे गए टेक्स्ट सेट की स्पेलिंग एवं ग्रामर संबंधित त्रुटि को चेक करता है। कौन करता है? स्पेलिंग करता है। फिर आता है रिसर्च। रिसर्च इस कमांड पर क्लिक करने से रिसर्च टास्क पैन विंडो दिखाई देता है। क्या देता है? पैन विंडो दिखाई देता है। ये टास्क पैन में किए गए टॉपिक विषय वस्तु के बारे में क्या करता है? शब्दकोश एवं इंटरनेट के माध्यम से अधिक जानकारी उपलब्ध करता है। फिर आता है थीसॉरस। थीसॉरस का मतलब होता है सिलेक्टेड शब्द के समान अर्थ रखने वाले अर्थात पर्यायवाची शब्दों का सुझाता है। फिर आती है लैंग्वेज। ट्रांसलेट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को किस भाषा में अनुवाद करना किसके द्वारा किया जाएगा? ट्रांसलेट के द्वारा। फिर आती है परमानेंट। परमानेंट न्यू कमेंट। सिलेक्टेड सेल में किस में आते हैं? सिलेक्टेड सेल में हुई एंट्री के बारे में एक कमेंट जोड़ा जाता है। डिलीट सीट के किसी भी सिलेक्ट कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। यदि हम एक से ज़्यादा कमेंट को हटाना चाहते हैं तो हम होम मेन्यू में जाकर क्लियर कमांड पर क्लिक करते हैं। प्रीवियस पिछले कमेंट पर जाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगले कमेंट पर जाने के लिए प्रयुक्त होता है। शो या हाइड कमेंट। इसके द्वारा कमेंट को हाइड किया जाता है। शो ऑल कमेंट सभी कमेंटों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। चेंज किससे करते हैं? प्रोडक्ट सीट से क्या करते हैं हम? वर्कशीट में डाटा में होने वाली अवांछित बदलाव को रोकते हैं। उदाहरण पर लॉक नोट सेल में लोगों को एडिटिंग करने से रोकना या डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करने से रोकना प्रयुक्त होता है। एक पासवर्ड सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक पासवर्ड सेट किया जाता है, जिसे हमें कभी भी पासवर्ड डालकर सीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, सीट में वांछित चेंजेस को कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये वर्कबुक में नई सीट को तैयार करने की परमिशन सेट करता है और वर्कबुक में क्या करता है? शेयर वर्कबुक कई लोगों को एक साथ शेयर कर सकते हैं शेयर वर्कबुक से। फिर आता है पोर्टेड एंड शेयर वर्कबुक। एक समय में वर्कबुक शेयर पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी करता है। ट्रैक चेंज। इस कमांड का प्रयोग वर्कबुक को सेव करने के बाद किए गए चेंजेस को हाईलाइट करने, स्थायी करने या डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? यदि किसी भी सेल को या टेक्स्ट सेट को यदि आपको क्या करना है? चेंज करना है, स्थायी करना है, डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रैक चेंज का प्रयोग करेंगे। वर्कबुक। फिर आती है व्यू टैब। नॉर्मल डॉक्यूमेंट को सामान्य व्यू में दिखाई देगा। कौन दिखाता है? नॉर्मल। फिर आता है पेज लेआउट। ये डॉक्यूमेंट को इस प्रकार दिखाता है जैसा कि ये प्रिंटेड पेज पर दिखेगा। इस व्यू के द्वारा ये देखा जा सकता है कि पेज कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर अंत होगा। साथ ही पेज पर लगे हेडर फुटर भी देख सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू। ये कमांड दर्शाता है कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो पेज ब्रेक कहाँ होगा, अर्थात इस व्यू यानी मे वर्कशीट को व्यू करने में उसमें पेज की संख्या में पेज किस प्रकार व्यवस्थित है पता लगता है। पेज ब्रेक नीली लाइन के द्वारा दिखाता है। नीली लाइन को माउस से पकड़कर पेज की साइज से रीसेट कर सकता है। कस्टम व्यू। हम डिस्प्ले और प्रिंट सेटिंग से कस्टम व्यू सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा वर्कशीट किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है या वर्कशीट के किसी भी भाग को दिखाया जा सकता है। फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन व्यू दिखाई देता है। शो या हाइड रूलर। इसके द्वारा वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल रूल होते हैं, उनके बारे में ऑफ या ऑन किया जाता है। फॉर्मूला बार में इसका उपयोग फॉर्मूलों के रूप में किया जाता है। ग्रिड लाइंस रो व कॉलम के लिए ग्रिड लाइन शो हाइड करती है। फिर आता है वर्कशीट रो व कॉलम नाम हेडिंग को शो या हाइड ऑन ऑफ करता है। नोट कॉलम हेडिंग। जूम। वर्कशीट को जूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे।